हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अपार इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको अपार इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये कंपनी 1958 में स्टार्ट हो गई थी। तो अगर आप देखोगे, मोर देन 60 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी कौन से एरियाज में काम करती है। तो देखिए, ये कंपनी कंडक्टर्स बनाने का काम करती है, स्पेशलिटी ऑयल्स बनाने का काम करती है, और उसके अलावा जो पावर और टेलीकॉम के अंदर जो केबल्स यूज किए जाते हैं वो केबल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी वाला रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, यानी कि मेजॉरिटी का जो फोकस कंपनी का है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस कंपनी का नजर आता है वो है कंडक्टर्स वाले एरिया में। अराउंड अगर हम देखेंगे तो 50% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कंडक्टर्स से ही आता है। यानी कि अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर कंपनी बेच रही है तो उसमें से 50 रुपये का प्रोडक्ट वहाँ पे कंडक्टर्स का बिक रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो स्पेशलिटी ऑयल्स वाला एरिया है, वहाँ से अराउंड 30% का रेवेन्यू कंपनी का आता है, और उसके अलावा पावर एंड टेलीकॉम केबल से अराउंड 20 से 25% के कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ज़्यादा मार्जिन कहाँ पे कंपनी के पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 6.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें स्पेशलिटी ऑयल्स के अंदर कंपनी का नजर आता है। तो अगर आप देखोगे, अगर हम ऑल ओवर अगर हम कंपनी के मार्जिन की अगर हम बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो तीनों को मिला के अराउंड 5.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का हमें नजर आता है। लेकिन अगर हम स्पेशलिटी ऑयल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 6.5% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन है। तो अगर आने वाले टाइम पे कंपनी यहाँ पे ज्यादा फोकस करती है और अगर यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ता है तो ऑल ओवर भी वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे अराउंड 70% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो दूसरे एरिया से आता है, यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5% के अराउंड हमें वहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 3,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और यहाँ पर अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 448 की यहाँ पे बुक वैल्यू है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 1.6 या 1.7 टाइम्स पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें ये स्टॉक नजर नहीं आता है। अगर डिविडेंड डील की बात करेंगे तो 1.13% का डिविडेंड डील यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन अभी अराउंड 2% का कंपनी का डिविडेंड डील है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 15 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो वहां पर अगर आप देखोगे 800 रुपये पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे 16 रुपये पे लगभग 2% का डिविडेंड हो जाता है। तो वहां पे अराउंड 2% का डिविडेंड डील हमें कंपनी का नजर आता है। अगर हम आरओसी की बात करेंगे, यानी कि जो टोटल कैपिटल है उसके ऊपर क्या प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है, तो ये नंबर अराउंड 25.6% पे है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो ये नंबर 16% पे है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो रिटर्न रेशियोज कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। जो थोड़ा रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो नंबर थोड़ा हमें यहाँ पे कम नजर आता है। अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे तो लगभग 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो ये सस्ता, इतना वैल्यूएशन इसका कम क्यों है, इतना पी रेशियो कम क्यों है, उसके बारे में भी हम आने वाले टाइम पे बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो पी रेशियो है ये कंपनी का जस्टिफाइड है। अगर हम डेट की बात करेंगे तो लगभग 320 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो देखिए, सारे प्रोडक्ट जो है कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए डेट की जरूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे डेट है, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है। एक अच्छा कैश इनफ्लो वाला बिजनेस हमें ये नजर आता है। लेकिन अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो ये 0.19 पे है। तो एक अच्छे सिचुएशन पे कंपनी हमें नजर आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल के रेवेन्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2 साल तक लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स रहे हैं। अगर 2021 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑलमोस्ट वहाँ पे 6 महीने का कोई बिजनेस नहीं हुआ था, वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह हुए थे, इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली उसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन 1920 में हमने कोई इम्पैक्ट नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वहाँ पे इश्यूज रहे थे। लेकिन अगर हम 21-22 की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी फिनोमिनल ईयर ये कंपनी के लिए रहा है। मोर देन 9,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे जनरेट किया था, और 250 करोड़ से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट यहाँ पे इस कंपनी ने रिपोर्ट किया था।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी कम है। और मार्केट को ये एक बहुत बड़ा टेंशन लगता है कि अगर एकदम से वहाँ पे डिमांड कम हो जाती है तो रेवेन्यू के नंबर्स अगर फिर से कम हो जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट वहाँ पे परसेंटेज वाइज पड़ सकता है। यानी कि अराउंड अगर 10 से 12% के रेवेन्यू के नंबर्स कम हो जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है डेफिनेटली 17 से 18% या फिर अराउंड 20% से भी नेट प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे कम हो सकती है। और वहाँ पर जो पी रेशियो है वो डेफिनेटली फिर से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अर्निंग कम हो जाएगी तो वहाँ पे पी रेशियो ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए अगर हम देखेंगे तो जून 2019 से लेकर अगर हम जून 2021 तक, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2 ईयर्स तक कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर था वो 2000 करोड़ के नीचे ही था, यानी कि अराउंड 1800-1900 करोड़ इसके लगभग ही कंपनी का रेवेन्यू का नंबर रह रहा था और कभी कम आ रहा था लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा रहा था। तो अगर हम देखेंगे 2 साल की यहाँ पे अर्निंग्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो कॉन्सोलिडेशन हमने देखा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 15% के रेवेन्यू के नंबर कंपनी के बढ़ गए थे और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट उतना ही रेवेन्यू का नंबर था। लेकिन पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे अराउंड 800 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ा है। तो उसमें अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अराउंड 28 करोड़ से ये नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का ग्रो हुआ है। अगर 28 करोड़ को अगर हम परसेंटेज टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 50% की ग्रोथ हमें कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में और प्रॉफिटेबिलिटी में क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिली है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से क्या ये सस्टेनेबल है, तो डेफिनेटली ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हमें यहाँ पे इश्यूज नजर आते हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे नजर आती है वो ये है कि पहले जब कंपनी 1700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी तब भी अराउंड 82 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी अर्न कर रही थी। लेकिन अभी 3000 करोड़ के रेवेन्यू पे भी अगर कंपनी 83 करोड़ का ही प्रॉफिट अर्न कर रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे ख्याल से मार्जिन से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज नजर आते हैं। और डेफिनेटली आने वाले टाइम पे एज ए शेयर होल्डर हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कंपनी ऐसी ग्रोथ हमेशा देती रहेगी, क्योंकि देखिए अगर अब अगले क्वार्टर में अगर कंपनी 35% की ग्रोथ अगर दिखाती है तो वहाँ पे सीधा पर क्वार्टर का 4000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर डिमांड अच्छी रहेगी तो हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ 1-2 क्वार्टर्स में वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ होगी और वहाँ पे अगर अर्निंग कंपनी की कम हो जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे पी रेशियो का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जून 2019 में 58.55 की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी और अगर हम अभी देखेंगे तो 60.57% पे हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग नजर आती है। तो यानी कि अगर हम देखेंगे अराउंड 2.5 से 3 साल में अगर हम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 2.02% के प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। अगर एफआईएस की अगर हम बात करेंगे तो पहले रिसेंटली उनकी होल्डिंग यहाँ पे लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली क्वार्टर में थोड़ी सी होल्डिंग उनकी कम हुई है। लेकिन देखिए अधिकतर ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है हम इनकी होल्डिंग देखते नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर लगभग 5.5% की होल्डिंग एफआईएस की है तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे डीआईएस की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18% की होल्डिंग डीआईएस की भी है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड यहाँ पे 18.25 और 5.52 लगभग अगर हम देखेंगे तो 23.5 से 24% की होल्डिंग हमें यहाँ पे एफआईआईज और डीआईएस दोनों की मिला के नजर आती है। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट की होल्डिंग माइनर है, इसमें हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बाकी अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15.41% की होल्डिंग हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की नज़र आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है, क्योंकि जो 40% इसका जो मार्केट में जो सप्लाई है उसमें से अगर 23-24% का एफआईआई डीआई इसके पास है तो डेफिनेटली एक अच्छा वहाँ पे ये अट्रैक्टिव हमें ये नज़र आता है। अब अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो भी कंपनीज है इनके कंपैरिजन में ये कंपनी अभी नॉर्मल वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, लेकिन जो बाकी कंपनीज है अगर हम उनकी ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी ग्रोथ इन कंपनीज ने दी है। एक बेल जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की कंपनी है इसको हमें इग्नोर करना चाहिए। बाकी अगर हम देखेंगे तो बाकी कंपनीज ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है, तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट उन्हें वो वैल्यूएशन दे रहा है। अगर ये कंपनी भी कंसिस्टेंट अपने ग्रोथ दिखाती है, अगर ये भी अपने आप को प्रूव करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट इस कंपनी को भी 20 से 25 के पी रेशियो दे सकता है। लेकिन ये जिस एरिया में ये कंपनी काम करती है वहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ काफ़ी मुश्किल है। अगर आप देखोगे केबल्स वगैरह की जो डिमांड वगैरह रहती है तो वहाँ पे जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो सीधा बल्क बाइंग करते हैं, तो वहाँ पे अगले क्वार्टर में जनरली हमने जो डिमांड होती है वो कम होती देखी है।
बाकी कंडक्टर्स वगैरह इस एरियाज में भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हमें नजर आती है। तो अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 साल में 5% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो जो लोग यहाँ पे पिछले 1 साल के रिटर्न देख रहे हैं जहाँ पे इसने 50% के रिटर्न दिए, तो एक बार आप यहाँ पे 5 साल के भी रिटर्न देखिएगा। तो यहाँ पे 1 साल में चीज़ें चेंज हुई है। यहाँ पर अराउंड अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से भी अराउंड 10% ये स्टॉक नीचे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे पी रेशियो के थ्रू आपने यहाँ पे नहीं देखना चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू के थ्रू आपने यहाँ पे इस कंपनी को नहीं देखना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे वो अगर आप वैसे देखोगे तो अगले कुछ क्वार्टर्स में अगर 2-3 क्वार्टर्स यहाँ पे खराब आ जाएंगे तो डेफिनेटली पी रेशियो का नंबर ऊपर आ जाएगा। तो डेफिनेटली उसके थ्रू आपने यहाँ पे नहीं देखना चाहिए। तो आपने कैसे इसे व्यू करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है स्पेशलिटी ऑयल्स के अंदर के आने वाले टाइम पे डिमांड आपको नजर आती है, या उसके अलावा जो पावर और उसके केबल्स की अगर हम बात करेंगे टेलीकॉम केबल्स की, तो टेलीकॉम केबल्स की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ी सी डिमांड वहाँ पे कम हुई है, लेकिन पावर केबल्स की जो डिमांड है अभी वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। इसके अलावा अगर हम कंडक्टर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 50% का कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा ग्रोथ, थोड़ी सी जो ग्रोथ अभी देखने को मिली है वो नहीं, लेकिन एक अराउंड 10 से 12% की ग्रोथ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए मेन प्रॉब्लम ये कि अगर एक भी क्वार्टर अगर यहाँ पे कंपनी का बैड आता है तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी सीधा कम हो जाएगी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नजर आता है। तो मेरा यहाँ पे व्यू ये रहेगा कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो मॉडरेट टू एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफी एग्रेसिव वे में ये स्टॉक नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये 800 के लेवल्स यहाँ पे ब्रेक करता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो डेफिनेटली वहाँ पे अराउंड इसके नए ऑल टाइम हाई के लिए वहाँ पे आपने इसे बाय करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अपार इंडस्ट्रीज के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।